Yes, good morning to all. We will start our in previous video third chapter the Delhi Sultans. हमने दिल्ली सुल्तान जो है चैप्टर स्टार्ट किया था पहले वाले वीडियो में। अभी हम वापस कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के को आगे से। अब इस चैप्टर में जैसे कि हमने रीड किया था कि दिल्ली पे किन ने राज किया था, मतलब कि दिल्ली के जो सुल्तान है वो कौन कौन रह चुके थे, किस ने इसके ऊपर राज्य अपना स्थापित किया था। तो 20वीं सेंचुरी यहाँ पे 11वीं सेंचुरी से ये स्टार्टिंग हुआ इसका, 11 to 12 सेंचुरी से, और अधिकतर यहाँ पर तोमर राजपूत जो है उनके अंडर में ये स्टार्टिंग हुआ था। इसके बाद आता है हमारा दिल्ली में। यहाँ पर हमने यहाँ पे एक चार्ट देखा था जिसके अंदर दिल्ली में किन किन रूलर्स ने रूल किया था। उसमें हमने इसमें देखा था कि 1165 से 1130 से लेकर यहाँ पर लास्ट 1526 तक अलग अलग जो रूलर्स हैं उन्होंने रूल किया था। ठीक है, इसके बाद हमने तारीख और त्वारीख के बारे में भी पढ़ा था। तारीख मीन्स सिंगल पर्सन, जो कि एक राजा को, मतलब राजा के लिए जो डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, वो सिंगल पर्सन अगर अपना ओपिनियन देता है तो तारीख बोला जाता था उसको, और त्वारीख उनको बोला जाता था जो कि अधिकतर हिस्टोरियंस जो होते थे वो ज़्यादा लोग मिलकर वर्क करते थे। वो बहुत सारे होते थे, जैसे पोएट होते थे, कोर्टियर्स होते थे, दरबारी जो होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे। ठीक है, ये सारे लोग राजा को हेल्प करते थे उनको डिसीजंस लेने के अंदर। और जो सर्कल ऑफ जस्टिस किसको कहा गया है, राजा ही सर्कल ऑफ जस्टिस होता था उस समय में। और सर्कल ऑफ जस्टिस राजा होने के कारण अधिकतर वो सही डिसीजंस लेता था, लोगों के प्रति पूरी ऑनेस्टी और जस्टिस अगर वो रखता था तो उसकी जो सरकार, मतलब उसका जो राज्य है वो बहुत अच्छे से वो चला पाता था। इसके अलावा हमने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था कि 1236 से उसने अपना राज्य मतलब जो इल्तुतमिश है उनकी डॉटर थी ये, और ये 1236 में इसको मतलब रूल सुल्तान बनाया गया था। और ये भले एक लेडी थी बट उनको उनके पिता ने, इनमें इतनी कैपेसिटी थी बिकॉज इनमें मतलब जो इनके ब्रदर्स थे उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके लिए इल्तुतमिश जो थे उन्होंने अपनी डॉटर को ही सुल्तान बनाया, क्योंकि बेटों में इनमें कैपेबल नहीं थे, वो राज्य करने के लायक नहीं थे। और 1240 में एक लेडी होने के कारण इनको रिमूव कर दिया गया, थ्रोन कर दिया गया, हटा दिया गया, बिकॉज़ लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी लेडी हम पे राज्य स्थापित कर सके। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मिनाज सिराज जो थे वो एक क्रॉनिकर थे, मतलब कि एक इतिहासकार थे। उन्होंने अपने इतिहास में बहुत सारे चीज़ों के बारे में लिखा है जो कि किन के कारण उनको थ्रोन किया गया था। वो एक लेडी थी, उसके बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके अलावा बहुत सारी जो लेडीज़ है यहाँ पर, किन किन ने कहाँ कहाँ पे राज किया था, वो सब मैंने आपको उस वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया था। फिर हमने टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था ग्रेसियन टाउन, और आपको हिंटरलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था। तो हिंटरलैंड जो होता है यहाँ पर, वो अंदरूनी इलाका जो होता है, आंतरिक इलाका जो होता है अंदर का, मतलब किले के अंदर का जो इलाका है जहाँ पर आराम से गुड्स सप्लाई हो सकता है, दूसरी सर्विसेज आराम से चल सकती है, ऐसा जो इलाका होता है आंतरिक भाग, भीतरी भाग जिसको कहा जाता है, वो हिंटरलैंड कहलाता है। गैरिसन टाउन वो कहलाता है
दिस इज़ गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन वो होता है जहाँ पर मतलब एक फोर्ट फील्ड होता है, फोर्टिफाइड होता है, कि मतलब कि जहाँ पर फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, मतलब कि किलेबंद जहाँ पर दीवारें होती है और जहाँ सेना को, जहाँ पर सैनिक रहते हैं किले की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ऐसे गैरिसन टाउन जो है वो गयासुद्दीन बलबन के जब और अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में उस समय मोहम्मद तुगलक और ये सब जब रूल किया था इन्होंने, तब गैरिसन टाउन बहुत ज़्यादा मतलब उस समय में बनाए गए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण उनको गैरिसन टाउन बसाने पड़े थे। अब बात आती है यहाँ पर इंटरनल फ्रंटियर्स की, कि यहाँ पर मतलब इंटरनल फ्रंटियर का मतलब होता है कि अंदरूनी जो सीमाएं होती है, भीतरी जो सीमाएं होती है, उस समय जो गैरिसन टाउन जो थे उनको मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि जो बाहरी अटैक्स होते थे उस समय में वो ज़्यादा होते थे और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर गैरिसन टाउन बसाए गए थे और गंगा और यमुना के आसपास के जो इलाके हैं उनको क्लीन कर दिया गया था और हंटर गैदर्स जो यहाँ पर उनको पेस्ट्रोलिस्ट कर दिया गया था, वहाँ से उनको हटा दिया गया था। साफ़ करने के बाद में उनको वहाँ से भेज दिया गया था। जो चरवाहे थे, किसान थे और जो हंटर गैदर्स थे, शिकारी थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया था। ओके, और ऐसे लोगों को बसाया गया था जो कि गैरिसन टाउन में बसे हुए जो सैनिक थे, जो किलेबंद दीवारों के आसपास रहने वाले जो सैनिक थे, उनके लिए वो फूड प्रोवाइड कर सके। ऐसे एग्रीकल्चर के लिए उनको इंकरेज करके और उनको गैरिसन टाउन्स के आसपास इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और एक रीजन वहाँ पर बसाया गया था, ट्रेड रीजन भी स्टार्ट किया गया था। नाउ अब आता है आपका इंटरनल फ्रंटियर। सेकेंड एक्सप्रेशन ऑकर्ड अलॉन्ग विथ इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। अब दूसरा कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन मतलब होता है यहाँ पर विस्तार। मतलब पहला तो हमने इंटरनल फ्रंटियर पढ़ा था कि अंदरूनी तरीके से उन्होंने कैसे एक्सपेंशन किया था, विस्तार किया था। बस विस्तार मतलब फैलाना। अब एक्सटर्नल बात आती है। एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी तरीके से उन्होंने जो सल्तनत के अंदर था मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इन साउथर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन अलाउद्दीन खिलजी। और जब अलाउद्दीन खिलजी का जब रूलर अलाउद्दीन खिलजी थे, तो उन्होंने साउथ के एरिया के अंदर ऐसे बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेंडिशन मतलब सैनिक अभियान स्टार्ट कर दिए थे। और ये इसके बाद में जो मोहम्मद तुगलक जब तक रूल किया, मोहम्मद तुगलक ने, तब तक ये बहुत ज़्यादा उनको फैला दिया गया था। मतलब और ज़्यादा एडवांस उनके अंदर मतलब उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। मोहम्मद तुगलक ने भी स्टार्ट अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मगर मोहम्मद तुगलक ने भी इसको आगे बढ़ाया था। किसको? एक्सटर्नल फ्रंटियर्स को। इसके बाद इन द कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेज एंड स्लैव्स बाय कैरिड अवे प्रीशियस मेटल। और इसके बाद में सल्तनत जो थी उनकी सेनाओं ने हाथी घोड़े और बहुत सारे जो स्लैव्स थे, और मतलब कि स्लैव्स और बहुत सारे प्रीशियस जो मेटल थे, उन्होंने सेनाओं ने अपने कब्ज़े में ले लिए थे। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, अब जब मोहम्मद तुगलक के रीजन का एंड हुआ, उसके बाद में 150 ईयर्स के बाद में हम्बल बिगिनिंग द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत had merged across the large part of the subcontinent।
इसके बाद में दिल्ली सल्तनत सेनाओं की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ज़्यादा वीक कह सकते हैं उस समय में, लेकिन आफ्टर 150 ईयर्स बाद में मोहम्मद तुगलक जो है उनका जब स्टार्ट हुआ था उसके लास्ट तक में तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक आर्मीज़ बहुत बड़ी एक राइवल आर्मीज़ खड़ी कर ली थी, ठीक है। और उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी उन्होंने बना ली थी कि इसके बाद में द सल्तनत कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीसेंट्स, और उन्होंने मतलब दूसरों को राइवल आर्मीज़ जो थी एंड साइज्ड सिटीज़, राइवल आर्मीज़ मतलब कि जो दूसरी दुश्मन पार्टी जो थी या दुश्मन जो सेनाएं थी उनको अपने अंडर में कर लिया था उन्होंने युद्ध लड़ के, और उनकी जो भी टैक्सेस और सल्तनत से टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। पीसेंट्री एंड द डिस्पेंड justice in the realm, but now complete the effective was its control over such was territory। और उस समय में मतलब कह सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इतना बड़ा एरिया जो था उस पर कंट्रोल करना कितना उनका इफ़ेक्टिव था, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। हम देख सकते हैं मैप के अंदर कि दिल्ली जो एरिया था वो कहाँ कहाँ तक फैल चुका था। अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इनटू साउथ इंडिया, जो अलाउद्दीन खिलजी का कैंपेन था वो कहाँ तक पहुँच चुका था, साउथ इंडिया तक पहुँच चुका था यहाँ पर। नाउ मस्जिद भी हमारा हो चुका था उस दिन। नाउ अवर न्यू टॉपिक, आई स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। कि अब खिलजीज और तुगलक्स जो थे उसके अंदर जो उनका प्रशासन था, मतलब उसको हम क्लोज़र मतलब और पास से जानने का हमको मौका मिलेगा इस टॉपिक में। अब यहाँ पर the consolidation of the kingdom as the west, as the Delhi Sultanate needed a rival governor and administrator rather than appointing encrosters and landed chieftains as governors, the early sultanates। अब यहाँ पर आता है कि कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पर है कि कैसे इकट्ठा किया गया किंगडम को। इकट्ठा करना मतलब कि जैसा जितना भी जो राज्य था तुगलक्स का और यहाँ पर खिलजीज की बात की जा रही है, तो उन्होंने कैसे एकत्र किया इस पूरे राज्य को। कंसोलिडेशन मतलब पूरे किंगडम को, कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम मतलब कि राज्य को, पूरे जो साम्राज्य था उसको एकत्रित करना, कैसे उन्होंने उसको कंट्रोल करके रख रखा था, ठीक है। तो दिल्ली जो सल्तनत थी वो इतना मतलब कह सकते हैं कि बहुत एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, उसको एक साथ इकट्ठा करके रखना, उसमें बहुत सारे जो लोग इकट्ठा करने के लिए उसमें क्या ज़रूरत थी, मतलब जो विश्वास पात्र सूबेदार हैं, ठीक है, वर्कर्स जो हैं, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर गवर्नर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और रिलायबल का मतलब यहाँ पर है कि जो जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, विश्वास पात्र, ठीक है। अगर सब लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मतलब कि धोखा देने वाले हो जाएंगे, तो राज्य में सभी क्या करेंगे, लूटपाट हो जाएगी, मतलब प्रॉपर वो वर्क नहीं करेंगे। जैसे कि आज हमारे जो पॉलिटिक्स में हो रहा है, क्या हो रहा है, जिसको जितना मिल रहा है वो अपने अपने हिस्से का लूटता चला जा रहा है,
ठीक है ना। तो इसमें ये है कि उनको एक रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे, जैसे सूबेदार है, दूसरे शासक हैं छोटी छोटी जगह पे जो शासन कर सके। तो स्टार्टिंग में जो इल्तुतमिश है, उन्होंने सामंत और ज़मींदारों के जगह पर अपने जो कह सकते हैं अपने जो विश्वास पात्र जो स्लेव्स हैं उनको उन्होंने मिलिट्री सर्विस के लिए वहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और उसको क्या कहा गया था? बदंगा, उनको बदंगास कहा गया था, ठीक है। यहाँ पर इल्तुतमिश आया, स्पेशली इल्तुतमिश जो थे वो उन्होंने अधिकतर स्लेव्स को लगाया है यहाँ पर, और उनको क्या कहा गया है? कॉल्ड बदंगा। अब आपकी क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बदंगा? तो हम लिख सकते हैं कि इल्तुतमिश फेवर्ड में थे कि स्पेशल जो स्लेव्स थे, जो गुलाम बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं या जिनको विश्वास किया जा सकता है, ऐसे स्लेव्स को उन्होंने अधिकतर ये जिम्मेदारी सौंपी थी। और बदंगा जो है एक पर्सियन वर्ड है, यहाँ पर फारसी शब्द है। और इन स्लेव्स को अधिकतर किसके लिए ख़रीदा जाता था? अधिकतर इन स्लेव्स को मिलिट्री सर्विसेज के लिए, मतलब कि सैनिकों का काम करने के लिए, सेना के पदों पर काम देने के लिए इनको ख़रीदा जाता था। अब इसके बाद आता है, दे वर द केयरफुली ट्रेन द मैन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर इन द किंगडम। और कुछ लोगों को इतनी सावधानी से और बहुत अच्छे केयरफुली उनको ट्रेंड किया जाता था, जिससे कि वो आसानी से पॉलिटिकल ऑफिसेस में काम कर सकें। सीन्स दे वर टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर्स, कि पूरी तरह से वो मालिक पर क्या होते थे? निर्भर होते थे, मतलब कि पूरी तरह से डिपेंड होते थे मास्टर्स के ऊपर, तो वो धोखा नहीं देते थे, अधिकतर ट्रस्ट कर सकते थे सुल्तान उनको। रैली अपॉन डैम, मतलब वो उनके ऊपर विश्वास करके उनके ऊपर सुल्तान जो थे वो पूरी तरह से निर्भर हो सकते थे। स्लेव रदर देन सन्स, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है? उस समय में ये बताया गया है कि स्लेव जो हैं यहाँ पर गुलाम बेटों से बढ़कर हुआ करते थे उस समय में, ठीक है। राजा जितना विश्वास अपने बेटों पर नहीं कर सकता था, उतना ज़्यादा